स्टूडेंट्स, आज हमारा टारगेट है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करना। सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं आपकी एज में था, हम ये सोचते हैं कि अगर थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस हैं, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस हैं, बोर मॉडल की लिमिटेशंस हैं, तो हमें ये मॉडल्स पढ़ाए ही क्यों जाते हैं। अगर ये मॉडल जो बताते हैं वो सही नहीं है, तो हमें इन मॉडल्स को पढ़ाने की जरूरत क्या है। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमें थॉमसन मॉडल क्यों पढ़ना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें थॉमसन मॉडल की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। सभी को ये पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल मीन्स जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि जब एक रेडिएशन मैंने पास की गैसेस पे से, तो गैस में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज हो गए। इसका मतलब है एटम के अंदर कहीं नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, तो उसने ये माना कि अगर नेगेटिव चार्ज रिलीज हुआ है तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी रहा ही होगा। तो हम थॉमसन मॉडल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कहता है एटम इज डिविजिबल। थॉमसन मॉडल से पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी एटम इज इनडिविजिबल। तो थॉमसन ने वो पर्टिकुलर थॉट दिया पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को कि एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, एक थ्योरी जो पूरी दुनिया में पॉपुलर थी, उस पॉपुलर थ्योरी को क्वेश्चन मार्क करने की कैपेसिटी जिस थ्योरी की है उसे थॉमसन कहते हैं। हम एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसने कहा पॉजिटिव चार्ज सारे में है, नेगेटिव चार्ज बीच बीच में एम्बेडेड है, एटम ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़े। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड क्या सोचता है कि थॉमसन का गिफ्ट है कि एटम दो हिस्सों में बंटा हुआ है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमें थॉमसन मॉडल को पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद जे थॉमसन सर की कोई भी डिसरिस्पेक्ट ना करे। ये मान के चले ये ना होते तो एटम की प्रेजेंट डे थ्योरी के बारे में हम ना जानते। इन्होंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मुझे नहीं पता, उसके लिए आप रदरफोर्ड से पूछें। तो रदरफोर्ड्स मॉडल थॉमसन मॉडल की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। थॉमसन ने कहा नेगेटिव चार्ज है, ये सच है, पॉजिटिव चार्ज होगा ये अजम्पशन है। तो थॉमसन की थ्योरी में जो क्वेश्चनेबल चीज थी वो पॉजिटिव चार्ज थी, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ने पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एटम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसे अवेलेबल है, इसको जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम सारे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। हम सब कहते हैं कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है, हीलियम पार्टिकल है, गोल्ड पे आके टकराता है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि उसने हीलियम आयन क्यों लिया, उसने अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के जरिए वो जान पाता कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, और जो डायमेंशनल प्रॉपर्टीज रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में दी वो हम आज भी फॉलो करते हैं। कि डायमेंशनल प्रॉपर्टी क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
is 10 to the power minus 5 times of radius of atom. तो रदरफोर्ड मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं कि जैसे प्लेनेट न्यूक्लियस के अराउंड सन के अराउंड घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। लेकिन फ्यूचर में जितनी डिस्कवरीज हुई उन सबने बताया कि न्यूटोनियन लॉ स्मॉलर पार्टिकल्स पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर नहीं लगते। जब एक्सप्लोरेशन हुई तो ये पता चला कि न्यूटोनियन लॉज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर नहीं लगते और हमने रदरफोर्ड मॉडल को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक स्टूडेंट ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर इस मॉडल पर क्वेश्चन मार्क है तो हमें पढ़ाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जब एटम ये था ही नहीं जो रदरफोर्ड ने दिया तो हमें रदरफोर्ड क्यों पढ़ाया जाए। अगर रदरफोर्ड ना आते, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ना करते तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये कह पाना मुश्किल होता कि पॉजिटिव चार्ज छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है। ये हम आज जान पाए कि एटम की हॉलो नेचर है, तो हमें एज अ स्टूडेंट समझना है कि रदरफोर्ड का तोहफा केमिस्ट्री को जो है वो हॉलो नेचर ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस पर देखें तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमें यह देखना चाहिए कि उस मॉडल की एडवांटेज क्या है, मुझे उस मॉडल को पढ़ना ही क्यों है। राइट? अगर कोई लिमिटेशन इस मॉडल की ना होती तो किसी दूसरे को क्रेडिट कैसे मिलता। राइट? अगर सारी चीजें पहले से डिस्कवर हो चुकी हो, सारी R&D इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। राइट? तो मान के चलो कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को कि रदरफोर्ड को सब कुछ नहीं बताया तो साइंस आगे बढ़ पाई। अगर रदरफोर्ड को ही सब कुछ बता देते तो साइंस वहीं बंद हो जाती। रदरफोर्ड ने हमें बताया हॉलो नेचर ऑफ एटम, तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन पर बेस्ड मॉडल आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की डेवलपमेंट की वजह क्या थी? बोहर मॉडल की डेवलपमेंट की वजह थी कि हमारे पास प्लैनेटरी मोशन हम नहीं लगा सकते एटम पर, तो हम न्यूटोनियन लॉ नहीं लगा सकते। तो कोई नई चीज डालनी जरूरी थी जो चीज हमें एटम के बारे में बता पाती। तो बोहर मॉडल कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force provides necessary centripetal force। तो बोहर कहते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोवाइड होती है। तो इलेक्ट्रॉन वहां होता है जहां पे Zd² अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv² अपॉन R। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया उस कंसेप्ट में इन्होंने कहा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। जो दूसरा बड़ा कंसेप्ट आया दैट वाज इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। which have quantized energy। तो बेसिकली बोहर मॉडल की सक्सेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आते हैं जिनकी क्वांटाइज्ड एनर्जी है। तो बोहर मॉडल का तोहफा साइंस को, केमिस्ट्री को क्या है कि हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल है और इलेक्ट्रॉन वहां होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन एटम में उस जगह पर रहेगा। बोहर मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें n नंबर ऑफ लाइंस आ रही है। तो एंटायर साइंटिफिक वर्ल्ड वाज कंफ्यूज्ड कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक ही जगह इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग अलग एनर्जी रेडिएशन कैसे आ सकती है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक ट्रांजिशन होगी तो एक ही तरह की एनर्जी रेडिएशन आएगी। लेकिन बोर ने कहा कि आप गलत हैं, इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन शेल्स जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर है। तो बोहर मॉडल वाज द मॉडल जिसने बतलाया कि एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो जो मेरा आज का फोकस एरिया था वो क्या था, मैं आपको समझाना चाहता था कि आप इन मॉडल्स को गलत नहीं पढ़ें। एक अच्छा केमिस्ट्री का स्टूडेंट इनकी लिमिटेशन पर कम और एडवांटेज पे ज्यादा काम करता है। हाँ, स्कूल लेवल स्टूडेंट को लिमिटेशंस याद करनी पड़ती हैं क्योंकि स्कूल में लिमिटेशन पूछी जाती है। मुझे लिमिटेशन तो याद रखनी है पर यह समझना है कि लिमिटेशन से ज्यादा जरूरी उनका तोहफा है। तो थॉमसन ने कहा एटम इज डिविजिबल, रदरफोर्ड ने कहा atom has positive charge which is present in a very small space called nucleus. An entire space in the atom is vacant. एटम एक बास्केटबॉल की तरह है और उसके सेंटर में पड़ा हुआ सैंड पार्टिकल न्यूक्लियस की तरह है। बोहर आए, बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होंगे और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स ही बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल की तरफ आता जाता है तो एनर्जी कैसे रेडिएट आउट होती है। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की नॉलेज बोहर मॉडल के बिना नहीं दी जा सकती थी। क्लियर है? तो आपको आज की क्लास से यही समझना था कि तीनों मॉडल्स की एडवांटेज क्या है। Thank you.